कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। बहुत ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर भी कह देते हैं इसको, रजिस्टर भी कह देते हैं। कंडक्टर रजिस्टर, क्योंकि जो कंडक्ट करेगा वो थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन जरूर ऑफर करेगा, तो वो रजिस्टर है। और रजिस्टर है तो कुछ ना कुछ तो कंडक्ट करेगा ही, इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्टर भी है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, कंडक्टर की या रजिस्टर की। कैसी प्रॉपर्टी? टू क्रिएट क्या? ऑब्स्ट्रक्शन। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन? इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी आर इजिकल्स टू वी बाई आई से, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। और यहीं से हमने डिफाइन किया था, डिफाइन नहीं किया एक्चुअली, हमने कहा 1 ओम इक्वल्स 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सिरों पर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और देखा कि इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर की करंट पास होने लगी। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर 1 वोल्ट की करंट पास होने लगे, तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। 1 ओम नहीं है, 1 ओम के इक्वल है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम when a potential difference of 1 volt applied to the ends of conductor cause a current of 1 ampere to pass through it. One, the resistance of a conductor is equal to 1 ohm when a potential difference of 1 volt applied across it cause a current of 1 ampere to flow through it. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर 1 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो करती है, तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम के इक्वल है। तो फिर 1 ओम क्या है? हमने कहा इज इक्वल टू 1 ओम। तो फिर 1 ओम है कितना? 1 ओम क्या है? 1 ओम को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन बनाएगी, सबने मिलकर के तय कर लिया कि 1 ओम कितना होगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओम। इंटरनेशनल ओम, इंटरनेशनल ओम बोलते हैं हम इसे, इंटरनेशनल ओम। और यही एक्चुअली क्या है? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन है। 1 ओम की डेफिनेशन ये मत लिख कर आना क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वन ओम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू इट कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर टू पास थ्रू इट। गलत हो जाएगा बिल्कुल। इट इज इक्वल टू 1 ओम, इट इज नॉट 1 ओम। तो 1 ओम क्या है? 1 ओम के लिए, जैसे पहले हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था क्या, कि वन वन मीटर कैसे बनाया गया। 1 मीटर कैसे बनाया गया? कि सारे साइंटिस्ट मिलकर बैठे हुए थे म्यूजियम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, शायद 1856 या इस तरह की कोई बात है, मुझे ईयर याद नहीं। ठीक है, मैं भी था वहां पर पिछले जन्म में, पिछले से भी पिछले जन्म में।
तो मैं बीच में बैठा था, चारों चारों तरफ बैठे हुए थे यहाँ सारे साइंटिस्ट। मैंने कहा बताओ बताओ। लो जी, मैंने एक निशान यहाँ लगा दिया। ये क्या थी? ये प्लेटिनम इरिडियम रॉड। ठीक है। फिर मैंने कहा बताओ भाई अब दूसरा निशान कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं? कहने लगे भाई यार इतनी लंबी रॉड ले रखी तो बीच में किसी पे लगा निशान लगा रहा, आगे लगा। मैं लो यहाँ लगा दूं? कहने लगे नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ वो लगा दे भाई यहाँ। बस मैंने यहाँ निशान लगा दिया। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ? कहने लगे बस अब इन दो जो निशान बने हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बस आज के बाद हम इसे 1 मीटर कहेंगे। नाप के नहीं लगाए निशान ये। जब निशान लगाए तो किसी चीज से मेजर नहीं करा। लेकिन अब इन दोनों निशानों के बीच, इन दोनों के ये जो दोनों मार्क लगे हुए हैं प्लेटिनम इरिडियम रॉड के ऊपर, बस इन दोनों मार्क्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। तो फिर इसी तरह से 1 ओम, 1 ओम भी सबने मिलकर के डिसाइड कर लिया। सब मिलकर के बैठ गए, सब मिलकर के बैठ गए। तो कहने लगे बताओ भी 1 ओम कैसे बताऊं मैं? ओम साहब ने तो कह दिया कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है, ये होता है। तो बताओ अब 1 ओम कैसे निकालें? क्या मतलब 1 ओम कितने कितने रेजिस्टेंस को 1 ओम समझे? कितने रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जाए? तो कहने लगे चलो भी बैठ के बात कर लेते हैं, सारे मिलके हिसाब लगा लेंगे। जितना भी हम्म, हिसाब जो देख लेंगे, हिसाब जो बनता है उसके हिसाब से बता देंगे, 1 ओम डिफाइन कर लेंगे। कहने लगे चलो ठीक है डिफाइन कर लो। तो क्या किया, एक ट्यूब ले ली, एक ट्यूब ले ली। कैसी ट्यूब ले ली? ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब ले ली। कितनी लेंथ थी इस ट्यूब की? इसकी लेंथ थी 100.6 मीटर। बड़ी लंबी ट्यूब थी भाई, 100.6 मीटर। ठीक है। और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, ये था कुल 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मिलीमीटर। इतना पतली सी ट्यूब थी, लंबी थी पतली सी बिल्कुल। इसके अंदर भर दिया क्या? मरकरी। क्या भर दिया इसके अंदर? Hg। मरकरी भर दिया। और इसका टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ में लगा दिया ऐसे बिल्कुल, पूरी की पूरी ट्यूब को। ठीक है। अब क्या हुआ, इस ट्यूब के अक्रॉस लगाया 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ एम्पियर मीटर डाला, पता लगा भाई वाह 1 एम्पियर आ गया यहाँ पर। मतलब ये करते रहे लेंथ वेंथ एरिया वेरिया लेते रहे। कब तक? जब तक कि 1 वोल्ट से 1 एम्पियर। अब फॉर्मूले में ये बन रहा है कि 1 वोल्ट लगा दो और 1 एम्पियर की करंट आ जाए तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल कहा जाएगा। बस अब कहा कि ये जो मरकरी कॉलम है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी भर गई ना, मरकरी कॉलम। तो क्या कहा कि जो मरकरी कॉलम है, रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी कॉलम। किसका? कितना मरकरी कॉलम? ऑफ लेंथ 100.6 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 स्क्वायर mm। का कितने टेम्परेचर पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। इज 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी कॉलम of 100.6 meter, 100.6 meter and area of cross section of 1 square millimeter at 0 degree Celsius is 1 ohm, is 1 ohm। एक बात सुनो, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बॉडी की, एक्चुअली बॉडी की प्रॉपर्टी है। अभी हमने अभी क्या डिस्कस करा, बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज मत हो कि इसमें वन वन वोल्ट या करंट करंट है तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और कंडक्टर और रेजिस्टर। क्या? टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब आप फ्लो करेंगे तब ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में। किसके कारण? अपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास ना कर रहे हो तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन क्या उसके ऑब्स्ट्रक्शन करने की प्रॉपर्टी खत्म हो गई? कौन कह रहा खत्म हो गई? प्रॉपर्टी तो है। जरा करंट फ्लो करवा के दिखाओ, देखो अभी पता लग जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है नहीं। देखो सिंपल सी बात ये है, ये पेन, ये बॉडी मेरी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ रखी हुई है। क्या फ्रिक्शन लग रहा है इस पेपर और बॉडी के बीच में? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो क्या फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है इस बिल्कुल है। जरा इसे चलाने की कोशिश करो, पता लग जाएगा फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन है, जब बॉडी मूव नहीं कर रही तब भी फ्रिक्शन है। लेकिन जब आप मूव कराने की कोशिश करेंगे या एक्चुअली मूव करेंगे तब वो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन फ्रिक्शन तो है, हर जगह है फ्रिक्शन। तो ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की ये प्रॉपर्टी है। शहद की प्रॉपर्टी क्या है? शहद की प्रॉपर्टी है मीठा होना। तो आप उसे चखो या मत चखो, एक चम्मच चख लो सर या एक घूंट भर के पी लो, मीठा तो लगेगा ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है वो। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन? सर मतलब रेजिस्टेंस जो है करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने बिल्कुल ये भी डेफिनेशन दी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है करंट या वोल्टेज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। इन दोनों पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इस पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और नेचर, नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर का मतलब क्या हो? देखो इन इन सारी बातों को, शेप, साइज, बॉडी टेम्परेचर, इन्हें इन्हें यही से समझो आप। अगर मैं इस मरकरी कॉलम के बजाय इसके अंदर पानी भर दूं, डिस्टिल्ड वाटर भर दूं, बिल्कुल 100% प्योर वाटर, इतना तगड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि करंट को चलने ही नहीं देगा। तो मटेरियल पे डिपेंड हो गया ना। मैं उसी पानी में जरा सा एक चुटकी नमक घोल दूं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन डाल दूं इसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बढ़िया कंडक्टिविटी आएगा। अब वही पानी था, अब वो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कम ऑफर कर रहा है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर मैं इस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर 0 ना रख करके मैं 10 डिग्री कर दूं, 100 डिग्री कर दूं, बदल जाएगा। अभी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को, क्यों करेगा ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट। तो टेम्परेचर पर डिपेंड है। फिर अगर मैं इसकी लेंथ कम कर दूं तो कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे सारी बातें कि लेंथ कम करने से क्यों कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं, 1 स्क्वायर मिलीमीटर के बजाय वन वन सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लूं, तो भी कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से नेचर पे डिपेंड है। रेजिस्टेंस जो है वो शेप साइज पे डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है। आप अपने घर में कॉपर के तार डलवाते हैं, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, गर्म नहीं होते। वहीं पे सिल्वर के तार डलवा दो, सॉरी एल्युमिनियम के तार डलवा दो, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में मिस्त्री सिल्वर कहते हैं। तो एल्युमिनियम के तार आप खरीद के लिया, मिस्त्री डालेगा नहीं, कहेगा जी रोज रोज फॉल्ट होगा इसमें, मैंने चक्कर में पड़ रहा, ये थोड़ी डला करें इसमें, अरे सिल्वर के तार थोड़ी लगा रहा है घर की वायरिंग में, कॉपर के लेकर आओ। क्या उठा ला है, क्या दे दिया तुम्हें दुकानदार ने? क्यों? उसे पता है कि एल्युमिनियम के वायर डाल दिए तो एल्युमिनियम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम इज मच लार्जर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर हैविंग सेम डायमेंशंस, सेम टेम्परेचर। जितना लंबा तार एल्युमिनियम का उतना ही लंबा तार कॉपर का, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्युमिनियम वायर का उतना ही कॉपर वायर का। तो भी एल्युमिनियम वायर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है कॉपर वायर से। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए वो जल्दी गर्म होंगे, जल्दी गर्म होंगे तो बार बार फॉल्ट होगा, बार बार रुकेंगे, बार बार गड़बड़ हो जाएगी। तो नेचर पर डिपेंड है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर समस्या ये आती है,
अब जी अरे अभी तो आप कह रहे हो कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ये तो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट दिखाई दे रहा साहब। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता? फॉर्मूले में तो आ रहा वोल्टेज, फॉर्मूले में तो आ रहा है ना, वोल्टेज भी आ रहा है करंट भी आ रहा है किसी को ये कंफ्यूजन? जी फॉर्मूले में तो वोल्टेज भी आ रहा करंट भी आ रहा, आप कह रहे हो रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर वो तो तभी है ना जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और फिजिकल अपीयरेंस भी सही चेंज ना हो। ये फॉर्मूला तो तभी तक अप्लाइड है किसी मटेरियल। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, हम उसकी मदद से करंट निकालते हैं, या कहें हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है, उस रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं, पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। हाँ हाँ, अब आप काफी हद तक सही है, अब आप काफी हद तक सही है। V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वोल्टेज आपने अप्लाई करे तो कितना करंट फ्लो करेगा, एक्चुअली कितना करंट फ्लो कर जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। एक सर्टेन वोल्टेज आपने लगा दिए, एक सर्टेन वोल्टेज लगा दिए, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है आपकी, कार के अंदर बैटरी होती है, कार के अंदर बैटरी होती है, कितना इसका पोटेंशियल इस ईएमएफ होता है, 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी, आपने केवल टेल लाइट जलाई या इंडिकेटर आपने जला रखा, हेडलाइट नहीं जला रखी, तो जो इंडिकेटर है आपका वो छोटा सा बल्ब है, वो कम करंट ड्रॉ करेगा, कम करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन इसी 12 वोल्ट की बैटरी से जब आपने हेडलाइट जला दी, बड़ी बड़ी 2 हेडलाइट जला दी, तो अब ये इनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये लार्ज करंट ऑफर करेंगे, लार्ज करंट यहाँ से सर्किट में ड्रॉ करेगा। तो एक्चुअली करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, एक्चुअली रेजिस्टेंस जो करंट को डिसाइड करता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस करंट को डिसाइड कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज और करंट के रेशियो से, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी कंडक्टर के अंदर आपने वोल्टेज लगा रखा उसके सिरों पे या नहीं लगा रखा, करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही, उसका जो रेजिस्टेंस है वो होना ही होना है। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन कहा जाता है। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस वही काम करता है जो कि आपका मैकेनिक्स में फ्रिक्शन काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये बॉडी है, ये मैंने इसे चलाया तो जो फ्रिक्शन है दोनों बॉडीज के बीच में वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, वही ऑब्स्ट्रक्शन ये क्रिएट करता है करंट के फ्लो में। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी आप इसे कह सकते हो, फ्रिक्शन के जैसा है मैकेनिक्स में, जैसा फ्रिक्शन ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके नेचर, सरफेसिस के नेचर क्या है। ऐसी भले ही बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही, अगर ये मूव नहीं कर रहा तब भी इसके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको कब फील होगा, जब आप इसे मूव कराओगे तब उसका इफेक्ट आपको सुनाई। तो हर कंडक्टर का, हर रजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस वो कब एप्लीकेबल होता है, या यूं कहो कि वो कब इफेक्टिव होता है, जब उसमें के सिरों पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तब वो अपने कंडक्टर अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि कितनी करंट का फ्लो इस अपने अंदर से होने देना है।